ओके दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, अपने घर में बैठे होंगे और रजाई में बैठकर हमारा वीडियो देखते होंगे। चाहे जैसे भी बैठकर देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, पढ़िए बढ़िए, यही उद्देश्य है हम लोगों का, हमारी टीम का। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये टॉपिक है इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, हर एक चीज़ को समझाने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि इसके पूर्व का वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाइए और उस लिंक को एक्टिवेट करिए और इसके पहले के सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। सारे वीडियोज़ को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर डायरेक्ट आप देखना चाहेंगे और सोचें कि समझ में आ जाए तो ये संभव नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। सबसे बड़ी बात यह है, उसमें मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए दिया गया है। आप वहां से जाइए, नोट्स को भी डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खाली है आपके लिए और वहाँ पर अपना मैसेजेस दिया लिए, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ फालतू बातों को समाप्त करते हैं, अपने टॉपिक की ओर आते हैं, जिसका नाम है इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसको हिंदी में भी अगर लिखें तो आप कहेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आंतरिक ब्लॉक डायग्राम। इसका मतलब क्या है? एक सूक्ष्म ब्लॉक डायग्राम आपके समक्ष रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, इसके कितने ब्लॉक हैं? हाथ है, पैर है, मुंह है, आँख है, फिर सारे शरीर के अंग हैं, सब ब्लॉक ही तो हैं, तभी जाके एक शरीर बनी है ना। उसी प्रकार 8051 माइक्रो कंट्रोलर जिन जिन कंपोनेंटों से बना होता है उनको जब एक ब्लॉक के द्वारा हम दर्शाते हैं तो उसी को कहा जाता है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करेंगे और जो भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लिसन टू मी केयरफुली, पे अटेंशन हियर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जैसा कि आप जानते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को होल्ड करने के लिए डाटा मेमोरी की ज़रूरत होती है, जिसको हम रैम कहते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए रोम की आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी होता है, डाटा के लिए अलग मेमोरी होता है। प्रोग्राम क्या है, डाटा क्या है, इस पर हमने बहुत ही शानदार वीडियो प्रोवाइड किया है आपके लिए। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस MCS 5 का, वो ज़रूर देखिए। उसमें हमने छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वहाँ पर जाइए और इस वीडियो को पहले देखिए, तब आप यहाँ आकर के इसको देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने वहाँ समझाया है कि डाटा क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है? नंबर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है तो क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। तो जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप क्या है? प्रोग्राम है। वो डिफरेंट वर्क भी करता है, इसलिए उसमें नंबर्स ऑफ प्रोग्राम किए गए हैं। तो जहाँ नंबर्स ऑफ प्रोग्राम मिलते हैं वहाँ सॉफ्टवेयर बनता है। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर भी है, प्रोग्राम भी है। ये कहाँ होता है? ये आपका रोम में होता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके व्हाट्सएप को बना गया है। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप का फीचर खुल के तो ज़रूर हमारे सामने आता है, लेकिन जब तक वो खुल के आता है उस बीच में कई हज़ारों, मिलियंस, लाखों इंस्ट्रक्शन CPU के द्वारा एग्जीक्यूट होती है, तब जाके सारे फीचर खुल के आपके सामने आते हैं। उसमें बहुत क्षणिक समय में बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जान लीजिए, तब आपके सामने व्हाट्सएप खुल के सामने आता है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, डाटा है, जो कुछ भी आप उस पर लिखते हैं, ये सब उसके डाटा हैं। डाटा को होल्ड करने का काम आपका कौन सा करता है? रैम करता है। और इस तरह के प्रोग्राम को स्टोर करने का काम क्या करता है? रोम करता है। इनके बारे में हमने डिटेल स्टडी कराई थी आपको।
तो यहाँ हम इन ब्लॉकों को समझने की कोशिश करेंगे, इन ब्लॉक क्या क्या हैं, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे हम समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका क्या, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। आप जानते हैं ये क्या होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी ब्लॉक हैं इंटरनली सीपीयू से ज़रूर कनेक्ट हैं। इसका मतलब जो सीपीयू है वो पूरे माइक्रो कंट्रोलर का मस्तिष्क है, जो सारे ब्लॉकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबसे मुख्य बात यही है, सारे ब्लॉकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसको सिग्नल कौन करता है कि मतलब किस डाटा को प्रोसेस करना है, किस डाटा को सेव करना है, किस डाटा को जैसे रीड करना है, डाटा को राइट करना है, किस कंपोनेंट से कौन सा काम करवाना है, आखिर ये काम सीपीयू कैसे करता है, इसको ज़रा सोचिए इस बात को। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि मार्कर हमारे हाथ में है, तो मेरा माइंड मेरे हाथ को सिग्नल दे रहा है कि इसके द्वारा तुम लिखो। मान लीजिए हमारे सामने भोजन रखा गया है और हमारा माइंड हमको ये सिग्नल दे रहा है कि भोजन हमें करना है, तो हम करते हैं। हमें जो भी वर्क करना होता है माइंड हमें सिग्नल देता है, तभी हम वो वर्क करते हैं। माइंड अगर हमें सिग्नल ना दें तो फिर हम कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यानी कि माइंड के द्वारा एक सिग्नल जनरेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है। सेम उसी प्रकार इस सीपीयू को सिग्नल देने का काम कौन सा करता है, ऑक्सीलेटर करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का यूज हुआ है, जो मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जनरेट करती है। और वो सिग्नल किसको मिलता है, सीपीयू को मिलता है। सीपीयू को जब ये कंट्रोल सिग्नल मिलता है तभी ये सीपीयू क्या करती है, इन सारे ब्लॉकों को क्या करती है, सिंक्रोनाइज करती है, मतलब सबसे उनका पर्टिकुलर वर्क लेती है। समझ में आ रही बात ना। तो इस सिग्नल का इस सीपीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपीयू के पास हम जैसे लोगों के इसके पास कॉमन सेंस नहीं है कि वो जान जाएगी कि इंटरप्ट आ रहा है तो इंटरप्ट को एक्टिव करना है, प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसको रोकना है। अपने आप नहीं जानेगी, सिग्नल के द्वारा जानेगी। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिग्नल देने का काम करते हैं ऑक्सीलेटर के द्वारा। यहाँ पे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का यूज किया गया है। ऑक्सीलेटर का वर्किंग फंक्शनैलिटी समझने के लिए, जो भी इसकी फंक्शन है उसको समझने के लिए आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे, वहाँ पे आप इसको मिलेगा। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ही क्यों यूज करते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होने के नाते बहुत सारे इसमें एडवांटेज होते हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि सीपीयू जितने भी आपके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, सबको गवर्न करता है। यानी कि सीपीयू अपने आप में एक मस्तिष्क का काम करता है, जिसके कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल आपके ऑक्सीलेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं इंटरप्ट कंट्रोल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट कंट्रोल विच इज यूज्ड इन 8054 माइक्रो कंट्रोलर। देन 2 types is external interrupt and 3 types are internal interrupt, which has been given before you. Try to understand, listen to me carefully here. The external interrupt INT0 and INT1 and the internal interrupt TF1 TF0 R1/T1। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं, तब तक फ़ोन आ जाता है तो वीडियो गेम वहीं होल्ड हो जाता है, फ़ोन आ जाता है आपके मोबाइल में। ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम आप खेल रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहा है तो फ़ोन आएगा ही नहीं, उसको बिजी बताएगा, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब आपके मोबाइल में जो भी प्रोसेसर यूज हुआ है उसमें इंटरप्ट को हैंडल करने की एक व्यवस्था दी गई है कि अगर इंटरप्ट आता है तो पहले उसको सीपीयू हैंडल करेगा, उसके बाद जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं पहले उसको वहीं होल्ड करेगा। जब इंटरप्ट क्लियर हो जाएगा तब तो उस प्रोग्राम को वहीं से क्या करेगा, फिर से रन करा देगा। इस प्रकार सीपीयू जो है इंटरप्ट को हैंडल करने का भी काम करता है, जो बाहर से आ जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के इंटरप्ट, अगर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही जो पेरिफेरल डिवाइस हैं उनके द्वारा जो इंटरप्ट क्रिएट किया जाता है उसको हम कहते हैं बेटा इंटरनल इंटरप्ट। लेकिन बाहर हार्डवेयर डिवाइसों के द्वारा जो इंटरप्ट क्रिएट किए जाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरप्ट। जैसे मान लीजिए कि आप मूवीज़ देख रहे हैं एलईडी टीवी में, आपने रिमोट दबाया, वहीं पे रुक गया, मूवीज़ वहीं पे रुक गया, आपने वहीं पे रोक दिया, तो इसका मतलब
सिग्नल के द्वारा इंटरप्ट उसके प्रोसेसर को मिला है तभी जाकर वो रुका हुआ है। तो उसी तरह का बात है जब मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर अपने किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, तब तक कोई अगर इंटरप्ट आ जाती है तो पहले सीपीयू उसको हैंडल करता है, अब उसके बाद जो प्रोग्राम रन हुए रहते हैं उसको फिर से वहीं से रन करता है। ठीक है, तो ये 5 तरह, देखिए ये 2 इंटरप्ट आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट है जो बाहरी हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा जनरेट होते हैं, और ये जो इंटरप्ट है ये आपके इंटरनल इंटरप्ट हैं। ये आपका टाइमर 1 का ओवरफ्लो इंटरप्ट है, या टाइमर 0 का ओवरफ्लो इंटरप्ट है, और ये R1 और T1 जो है सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे INT0 INT1 ये दोनों तो एक्सटर्नली हो गए, एक्सटर्नली किसी हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। जैसे हमने बताया रिमोट से आप चल रहे प्रोग्राम का, मान लीजिए जो भी चल रहा है, टीवी का आप साउंड बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, बंद कर देते हैं और पॉज कर देते हैं। तो एक्सटर्नली अगर आप इंटरप्ट क्रिएट कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर में तो वो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। लेकिन उसके अंदर जो टाइमर काउंटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस लगे हैं, अगर उसके द्वारा इंटरप्ट क्रिएट किए जाते हैं तो वो उसका इंटरनल इंटरप्ट होते हैं। तो ये टाइमर 1 का ओवरफ्लो इंटरप्ट है। इसका मतलब क्या है कि टाइमर या काउंटर को काउंट करने का एक लिमिट होता है, उसके बाद फिर से वो रिपीट करता है। जैसे आपके घड़ी में 12 बजता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे 12 होता है फिर 1 से स्टार्ट होता है। उसी तरह से टाइमर और काउंटर का एक लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है, और उस लिमिट के बाद जब डाटा आता है, कैरी कोई आता है, तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो होना। ठीक है, ओवरफ्लो होने का मतलब उस लिमिट के बाद से फिर से स्टार्ट होती है काउंटिंग, या जो भी टाइमिंग है काउंटिंग है वो इसके लिमिट के बाद से स्टार्ट होती है। जब उसके लिमिट फुल हो जाता है, लिमिट के बाद से जब वो स्टार्ट होती है तो उस समय होता क्या है कि टाइमर 1 के केस में टाइमर 1 का ओवरफ्लो बिट सेट हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। अगर टाइमर 0 है तो टाइमर 0 में भी अगर इस तरह की प्रोसेस होती है, अगर उसके लिमिट से बाहर या उसके लिमिट से जितना इसका रजिस्टर बिट को होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा अगर बिट आ गई, यानी कि जितना इसका लिमिट है अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपको काउंट करना है तो ये जो ओवरफ्लो इंटरप्ट है ये क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, 1 हो जाती है। समझ रहे हैं ना कि जो भी काउंटिंग है एक लिमिट तक होनी है, उसके बाद फिर से शुरू होना है। तो जैसे ही लिमिट पूरा हुआ, अब पूरा होने के बाद फिर से जैसे रिपीट होना शुरू हुआ, तो अगर टाइमर 1 है तो ये फ्लो बिट सेट हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। अगर टाइमर 0 है तो ये ओवरफ्लो बिट क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, हमारी बात समझ में आ रहा होगा। एक लिमिट होता है, लिमिट के बाद से फिर से रीस्टार्ट होता है काउंटिंग या टाइमिंग, उस समय जो है ये जो बिट हैं वो इनेबल हो जाते हैं, यानी सेट हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो ये क्या हैं, आपके इंटरनल इंटरप्ट हैं। ठीक है, मान लीजिए वो काउंट कर रहा है, लिमिट जैसे ही पूरा हुआ फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तरह का इंटरप्ट आया तभी फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो उल्टा फिर घूमने लगता है, तब आप क्या कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये R1 T1 जो हैं ये सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट हैं, यानी सीरियल पोर्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि सीरियल पोर्ट क्या होता है। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कराया है, फिर भी हम एक बार और इसको रीगेन कराने की कोशिश करते हैं। बातों को ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ दिखाई दे रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, डाटा को भेजना, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं, हम आपको सीरियल पोर्ट के बारे में बता रहे हैं, इसकी क्या भूमिका होती है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी तक हमने क्या बताया, इस इंटरप्ट के बारे में बताया, जिसमें बताया 5 प्रकार के इंटरप्ट हैं, जिसमें 3 तो इंटरनली हैं और 2 क्या है, एक्सटर्नली हैं। ये जो इंटरप्ट है R1 T1 हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, सीरियल इंटरप्ट R1 T1 के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से रेसिस्टर्स होते हैं
जो इनको प्रायोरिटी इनकी देते हैं, इनको इनेबल या डिसेबल करते हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे इनके बारे में। इंटरप्ट हम बता रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी टर्म हैं उनको हम बताएंगे, बिना बताए आगे बढ़ जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। फिर यहाँ से देखिए सीरियल इंटरप्ट जो भी हैं, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट इसको हम बोलते हैं R1T1। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाएं। पहले सीरियल पोर्ट के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या R1T1, ठीक है। देखिए दो प्रकार का कम्युनिकेशन होता है किसी डिवाइसों के बीच में, पेरिफेरल डिवाइसों के बीच में आप कह सकते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस के बीच में दो प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका सीरियल कम्युनिकेशन और एक दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। जब नज़दीक कम्युनिकेशन कराना होता है तो हम पैरेलल कम्युनिकेशन ही करते हैं, और जब कम्युनिकेशन दूर कराना होता है, दूर से कराना होता है तो वहाँ सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं। क्यों करते हैं अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले कम्युनिकेशन का एक शॉर्ट मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप CPU पे कुछ लिख रहे हैं, CPU से कर रहे हैं, मान लीजिए कीबोर्ड से आप कुछ लिख रहे हैं उस बोर्ड में, तो जैसे ही 1 प्रेस करते हैं वहाँ 1 छप जाता है। अगर आप A प्रेस कर रहे हैं तो A छप जाता है। यानी कि कीबोर्ड से कंप्यूटर के बीच में एक प्रकार का क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी अब जो चीज़ें लिख रहे हैं वहाँ पे छप जा रहा है। तो नज़दीक के जो कम्युनिकेशन है यहाँ पैरेलल कम्युनिकेशन, जो भी डाटा आप सेंड कर रहे हैं वहाँ पे पहुँच रहा है, समझ रहे हैं, कंटिन्यूसली पहुँच रहा है जैसे जैसे आप वर्क कर रहे हैं। कभी कभी ये कम्युनिकेशन दूर भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल लिए और पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए गए, तो जब वहाँ तेल भराने के लिए गए, जैसे ही पेट्रोल पंप पे तेल आपके टंकी में पड़ती है तो सारी डाटा जो है अंदर जो मैनेजर बैठा हुआ अपने कंप्यूटर पे देखता है। इसका मतलब कम्युनिकेशन वहाँ भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर घटना कहीं फील्ड में वो घट रही है और उसके इवेंट जो है कहीं दूर पे कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जनरली अगर कम्युनिकेशन कराना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन होता है। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल डिवाइसों के बीच डाटा 1 बाय 1 सेंड होती है या डाटा 1 बाय 1 रिसीव होती है, तो वो होती है सीरियल कम्युनिकेशन। ये स्पीड बहुत कम होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ध्यान से देखिए, 8051 माइक्रो कंट्रोलर है और ये आपका कोई पेरिफेरल डिवाइस है। मान लीजिए इसमें डाटा इसको भेजना है, ठीक है, तो डाटा भेजना है, तो जो डाटा भेजना है सीरियल अगर पोर्ट है, सीरियल पोर्ट अगर है, सीरियल पोर्ट कर रहे हैं, सीरियल कम्युनिकेशन अगर होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है तो 1 बाय 1 डाटा ट्रांसफ़र होगा, या पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 1 बाय 1 डाटा अंदर आएगा, ठीक है। अगर डाटा आप इसके अंदर भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट करना। डाटा इसके अपने अंदर ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रीड करना, ठीक है। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डाटा भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या करना, राइट करना। अगर माइक्रो कंट्रोलर से डाटा ले रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रीड करना, ठीक है ना। तो डाटा रीड और राइट आप कर रहे हैं 1 बाय 1 बिट के द्वारा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 8 बिट डाटा को ट्रांसफ़र कर, चाहे लेना चाहे देना, दोनों में से कोई 1 बाय 1 होता है सीरियल कम्युनिकेशन में। मान लीजिए ना आपने 2 2 4 1 5 6 7 8, आपने 8 लाइन लगाया 8 बिट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो पूरा 8 बिट डाटा ऑटोमेटिक मतलब बहुत फास्टली पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसफ़र हो जाती है, या पेरिफेरल डिवाइस से 8 बिट डाटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बहुत फास्टली क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस प्रकार का जो ये कम्युनिकेशन होता है इसको बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर इनका जो डाटा सेंड का रेट है जिसको बॉड रेट बोलते हैं, अगर बॉड रेट कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अगर बॉड रेट कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जनरली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ही होता है। इसमें जो सीरियल पोर्ट में जो आपका रिसीवर या ट्रांसमीटर यूज होता है उसका नाम होता है क्या, हम यहाँ पे सीरियल पोर्ट के ही बारे में स्टडी कर रहे हैं, सीरियल पोर्ट कर रहे हैं, हम सीरियल इंटरप्ट के बारे में बता रहे हैं। सीरियल पोर्ट बताएंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को हम यही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि उसका भी काम हो जाए। तो आप सीरियल पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीरियल पोर्ट में
इसमें जो रिसीवर और ट्रांसमीटर यूज किया जाता है वो जनरली क्या होता है बेटा, वो होता है UART। क्या होता है ये, UART रिसीवर ट्रांसमीटर हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो इसमें होता तो बहुत प्रकार का होता है, SPI PCI करके बहुत होता है सीरियल ये जो रिसीवर ट्रांसमीटर, लेकिन यहाँ पे 8051 में हम यही यूज करते हैं, यही IC के एक भाग पे इसी को क्या कर देते हैं, UART की ही प्रोग्रामिंग होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट करता है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट IC का पार्ट होता है। UART हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आप तो इंटरप्ट बता रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। हम सारी चीज़ें इसीलिए बता रहे हैं कि जब हम सब कुछ सीरियल पोर्ट के बारे में समझेंगे जानेंगे तभी आपको इंटरप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज इंटरप्ट क्या होता है आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए इंटरप्ट सीरियल पोर्ट की पूरी कहानी हमें बतानी पड़ रही है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है या पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, सारी चीज़ें हम बतानी पड़ रही है। जैसे मान लीजिए कि हमारे बगल में कोई है और हम उसको बातें बोल बोल के हर चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारे उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना। उसी प्रकार आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं तो पास में ही अगर कर रहे हैं, चाहे CPU से आप चाहे उसमें आप माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं उसमें सेव हो रहा है, आप खुद प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो रहा है ना, डाटा ट्रांसफ़र तो हो रहा है ना। तो उस तरह का डाटा 1 by 1 ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 by 1 बिट ट्रांसफ़र हो रहा है, तब वो सीरियल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर एक ही बार 8 बिट डाटा, चाहे जितने बिट का है आपका मेमोरी या जितने बिट का ये कंट्रोलर प्रोसेसर है, अगर पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। जिसके द्वारा IC के जिस भाग के द्वारा ये इवेंट हो पाता है, ये काम हो पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, UART कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तब ये R1 और T1 क्या होता है, इसको देखिए। तो ये है रिसीव डाटा इंटरप्ट, ये है ट्रांसमिट डाटा इंटरप्ट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए डाटा अगर ट्रांसमिट हो रही है, माइक्रो कंट्रोलर से डाटा पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसमिट हो रही है, तो जैसे ही लास्ट बिट ट्रांसमिट होगा ये आपका जो फ्लैग होगा T1 फ्लैग, ये इनेबल हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे ही लास्ट वाला बिट समाप्त हुआ ये इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या मान लीजिए कि ये डाटा रिसीव कर रहा है, तो सारा डाटा रिसीव करते करते जैसे ही लास्ट वाला ये रिसीव किया, ये आपका इंटरप्ट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। रिसीव इंटरप्ट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इस प्रकार सीरियल पोर्ट इंटरप्ट 2 प्रकार के होते हैं, R1 T1। ये सब आंतरिक बातें हैं कंप्यूटर या प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के, इसीलिए इसको हम बोलते क्या हैं, आंतरिक इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बातें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। तो हमने आपको कम्युनिकेशन बताया, सीरियल बताया, पैरेलल बताया, फिर आपको सीरियल पोर्ट UART के बारे में बताया जो IC के अंदर होता है इसकी प्रोग्रामिंग। इसके बाद बेटा हम बताते हैं कि सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड रेसिस्टर कौन कौन से होते हैं। तो सीरियल पोर्ट से 2 प्रकार के रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं। अपने दिमाग में, अपने माइंड को खोल करके बैठा लो कि सीरियल पोर्ट से 2 प्रकार के रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं। एक का नाम है SBUF और दूसरे का नाम है SCON, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर बोलते हैं एक को, और दूसरे का सीरियल डाटा बफर रजिस्टर बोलते हैं। तो सीरियल डाटा बफर रजिस्टर जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो डाटा अंदर आ रहा है उसको होल्ड करने का काम करता है, और SCON जो रजिस्टर हमने बताया, दूसरा रजिस्टर जो बताया, वो उस डाटा को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब उसके ब्रॉड रेट को कंट्रोल करना, बहुत सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। SCON सीरियल पोर्ट ऑपरेशन को समझ लीजिए कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रॉड रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसको हम बोलते हैं SCON रजिस्टर, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, और दूसरे को SBUF रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं सीरियल डाटा बफर रजिस्टर। और ये दोनों आपके इसी सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, SBUF
और दूसरा क्या है SCN, दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार हम आपको इंटरप्ट अभी बता रहे थे। इंटरप्ट हमने 5 प्रकार का इंटरप्ट हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया, 5 प्रकार के इंटरप्ट में। अब बताइए इस इंटरप्ट की पेरियोडिटी किसकी होगी। मान लीजिए एक साथ 2 इंटरप्ट आ गए तो कौन पहले इनेबल होगा कौन बाद में होगा, तो हम इंटरप्ट पेरियोडिटी रजिस्टर के द्वारा सेट करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी हम सेट कर देते हैं कि एक के बाद ये आनी चाहिए, इसके बाद ये आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर रजिस्टर की व्यवस्था की गई है जिसको हम इंटरप्ट पेरियोडिटी रजिस्टर्स कहते हैं। उसके द्वारा हम इस इंटरप्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये इंटरप्ट आवे कि ना आवे, इसकी व्यवस्था किसके द्वारा होती है, तो इसके लिए आपका IE रजिस्टर आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। उसको जब 1 किए रहेंगे तभी इंटरप्ट आएगा, अगर 0 किए रहेंगे तो कोई इंटरप्ट नहीं आएगा। तो इंटरप्ट को इनेबल करने का काम कौन करता है, IE रजिस्टर। और इंटरप्ट के पेरियोडिटी को सेट करने का काम कौन करता है, इंटरप्ट पेरियोडिटी रजिस्टर। कहेंगे सर ये सब बातें आप लिखे नहीं हैं, बस ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं ये सारी चीज़ें जिनका काम एक स्पेशल काम ही होता है, एक स्पेशल फंक्शन होते हैं, इनका काम होता है। इसलिए जब हम आपको बताएंगे डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर तो उसमें हम 2 प्रकार के रजिस्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला होगा जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया के अंतर्गत जनरल पर्पज़ रजिस्टर, और दूसरा होगा स्पेशल फंक्शन मेमोरी एरिया के अंतर्गत स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो उस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ही ये IE और IP रजिस्टर्स आते हैं, तो वहाँ पर हम इनका डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ तो इंटरप्ट बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड टर्म आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटरप्ट क्या हैं और कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ सीरियल पोर्ट भी बता दिया, इससे रिलेटेड जो रजिस्टर हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए रोम और रैम के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा। देखिए जो आपकी CPU होती है तो CPU के पास में आपका रजिस्टर होता है जो सबसे तेज आपका मैसेज CPU को ट्रांसफ़र करता है। कौन सबसे तेज़ रजिस्टर करता है, ध्यान दीजिए, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर कोई है कंप्यूटर में तो वो क्या है, आपका रजिस्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर में होते क्या हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो 1 बिट डाटा को स्टोर करते हैं। नंबर सब फ्लिप फ्लॉप को कलेक्ट करके रजिस्टर्स बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो रजिस्टर डाटा को होल्ड तो करता है बेटा, लेकिन बहुत कम समय के लिए करता है, क्योंकि उसको तुरंत CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंड करना होता है। ठीक है, यानी कि CPU उन्हीं से रजिस्टर से ही डाटा को एक्सेस करती है। तो इसीलिए रजिस्टर्स जितने भी होते हैं सब बहुत फास्ट होते हैं और बहुत डिफरेंट टाइप्स का रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं जिनको प्रोसेसिंग में जिनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका रोम है, इस रोम के अंतर्गत हमने अब रोम की पूरी कहानी आपको बताई है। किसमें बताई है, यह जो रोम है, रोम के बारे में हमने आपको बताया है जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ाया था। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन शायद आगे है, वहाँ पे आप देखेंगे कि रोम की कैसी भूमिका होती है, कितने प्रकार की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने बताया कि जो ये रोम होता है, रोम को हम कैसे एक्सेस करते हैं इनेबल पिन के द्वारा। हमने आपको बताया कि जो आपकी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो रोम मेमोरी होती है वो 4 KB के लिए ही होती है, लेकिन इसमें एक EA इनेबल पिन होता है जिसको हमने पिन डायग्राम में ही बता दिया था। तो जब EA इनेबल पिन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पिन हुआ करती थी जो EA इनेबल पिन हुआ करती थी। तो जब इसको आप 1 पे रखते हैं तो ये 4 KB की जो मेमोरी है, तो आप बाहर से इसमें जो है 1 पे जब आप रखेंगे ना, यानी कि इसको जब 5 वोल्ट की सप्लाई आप देंगे EA पिन को, यानी कि 1 पे आप रख दिए, तो यहाँ से आप बाहर से क्या कर सकते हैं, इसमें 60 KB की मेमोरी और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 64 KB रोम आप बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। सब हमने अच्छे तरीके से बताया ही है। तो 4 KB इंटरनल हो गई, इनेबल पिन को हाई करके हम एक्सटर्नल 60 KB और इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसको 0 कर दीजिए, यहाँ पे पूरा 64 KB का आप रोम मेमोरी यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल। ठीक है ना, ये को 0 करने के बाद। तो इस प्रकार से आप 64 KB रोम मेमोरी इसमें यूज करते हैं, जिसमें प्रोग्राम क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। होता तो 4 ही है, ये पिन को एक्सेस करके आप इसको 64 कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा 128 बाइट का रैम होता है,
पूरा अगर डाटा मेमोरी देखा जाए, पूरा इसका डाटा मेमोरी देखा जाएगा तो 256 बाइट का होता है, जिसमें हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक होता है जनरल पर्पज़ मेमोरी एरिया, दूसरा होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी एरिया। दोनों 128 बाइट के होते हैं, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, वहाँ पे हम बताएंगे। ये डाटा को होल्ड करने का काम करता है, यानी कि डाटा मेमोरी ही होता है ये। इसमें भी हम एक्सटर्नली डाटा मेमोरी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसकी भी मैक्सिमम साइज़ 64 KB ही ली जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने बताया। इसमें 2 प्रकार के टाइमर यूज़ किए जाते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1। ठीक है, इनके बारे में हमने पिन डायग्राम में ही बताया था। आगे हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कितने बीट के होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। टाइमर और काउंटर वर्क क्या करते हैं तो आप जानते हैं। टाइमर क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। काउंटर क्या करता है, काउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। जहाँ हमें इवेंट को काउंट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंटर का यूज करते हैं। और जहाँ हमें टाइम डिले की आवश्यकता होगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइमिंग फंक्शन का यूज करेंगे। कब ये टाइमर का काम करेगा, कब ये काउंटर का काम करेगा, इस बात को डिसाइड करने वाला कौन होता है टी मोड रजिस्टर, जो 8 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इसकी स्टडी हम आगे करेंगे और बताएंगे कि कब ये टाइमर का काम करता है, कब ये काउंटर का काम करता है। ठीक है, जो भी ये वर्क होते हैं, देखिए ये डाटा, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए, डाटा, ये टाइमर का अपना टाइमिंग या काउंटिंग फंक्शन, ये सब कुछ मिला जुला के आपके CPU से गवर्न होती है। ठीक है, CPU सबको हैंडल करता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बस कंट्रोल, बस कितने प्रकार का होता है, नंबर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वायर। तो हम बस के बारे में एक सीधा सा एग्जांपल आपको देते हैं, जिससे इसकी पूरी छाप आपके दिमाग में बढ़ जाएगी। बस क्या होता है बताइए, बस कलेक्शन ऑफ वायर होता है। कहाँ आपने देखा है, अपने चार्जर में जो डाटा केबल कहते हैं, अगर वो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तब तो डाटा केबल है, लेकिन उससे अगर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब वो क्या बन गया, डाटा बस बन गया। क्या बन गया, वो डाटा बस बन गया। तो इस प्रकार इसमें 2 प्रकार के हम बस की स्टडी करेंगे। एक होगा एड्रेस बस और दूसरा होगा डाटा बस। ठीक है, ये 2 प्रकार के यहाँ बसेस होते हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, डाटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि हमें CPU से डाटा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, दोनों काम करते हैं, इसलिए बाई डायरेक्शनल होता है डाटा बस, जो डाटा को हैंडल करता है, कैरी करता है। एड्रेस बस 16 बिट का होता है, जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, कैरी करता है। ये आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, जिसको हमने पिन डायग्राम में बताया है। 4 प्रकार के पोर्ट होते हैं, इसमें 3 पोर्ट तो डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, 1 पोर्ट केवल इनपुट आउटपुट पिन का काम करता है, जिसको हमने बताया है। इन पोर्ट से भी रिलेटेड रजिस्टर्स होते हैं, जिसको P1, P0, P1, P2, P3, P4 रजिस्टर्स कहते हैं। उनका भी अपना एक फंक्शन होता है, सब 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, इनसे सबसे संबंधित रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, सीरियल पोर्ट के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। इंटरप्ट के बारे में देखिए, इस पे रिलेटेड जितने भी ब्लॉक हैं, हमने सारे ब्लॉक को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर हमारी बातें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ताकि इस पर जब भीड़ होगी हमारे चैनल पे, बच्चों का कमेंट ज़्यादा आएगा तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाएँगे। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लाएँगे, और भी चीज़ों को ऐड करेंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। बस आपको आवश्यकता है तो एक बात की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। ओके, आपका वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।